अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर है। यानी कि हम देखेंगे कि भाई ये तीनों एक मटेरियल किस तौर पे मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं, क्यों इंसुलेटर और क्यों सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स के अंदर हम देखने वाले हैं, प्रॉपरली इस चीज को अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्रोनी-पेनी मॉडल के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो अब मेन हेडिंग आपको समझ आ गई। हम क्लासिफिकेशन भी यानी करने वाले हैं मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की। किस बुनियाद पे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बुनियाद पे। और ये जाहिर है कंडक्टिविटी है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जो आपकी एनर्जी बैंड थ्योरी है उसमें हम अब क्या देखेंगे? पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ द लेटस। अब जाहिर है इलेक्ट्रॉन ने पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ द लेटस में चलना है, और अब इससे जो फर्क पड़ेगा, इससे जो बुनियाद बनेगी, वो हमें फर्क बताएगी मेटल, इंसुलेटर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है एक एनर्जी बैंड जो होगा उसके अंदर कितनी पॉसिबल स्टेट हो सकती है, वेव फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूं क्रिस्टल वन डायमेंशन में है, एन यूनिट सेल है, हर एक की लेंथ ए है, तो आप कहोगे लेंथ ऑफ द क्रिस्टल एल है, तो जो कि एन ए बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो बड़ी सादा सी बात है, एक यूनिट सेल की लेंथ कितनी? ए, टोटल लंबाई कितनी? एल, तो वो किसके बराबर आ जाएगी? एन ए के, क्योंकि तादाद एन है, एक की लंबाई ए, तो एन ए हो जाएगी। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि आपके पास डी ब्रॉगली वेव इस क्रिस्टल के अंदर हम देख रहे हैं और पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगाएं, तो साई एक्स बराबर होगा साई एक्स प्लस एल। यानी पीरियोडिकसिटी है कि वेव फंक्शन जैसा एक्स पे है वैसा ही एक्स प्लस एल पे होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे ब्लॉक टाइप या ब्लॉक फंक्शन के सोच पे देखूं तो ई की पावर योटा के एक्स यू के एक्स आना चाहिए। तो अब आप इसको ब्लॉक के तौर पे लिख सकते हो, वही बाउंड्री कंडीशन रखते हुए, ई की पावर योटा के एक्स यू के एक्स और ई की पावर एक्स प्लस एल और यू के एक्स प्लस एल के तौर पे। अब इससे हटके अगर हमने ब्लॉक थ्योरम को पढ़ा है तो हम कहते हैं कि भाई आपके पास जो फंक्शन है यू के एक्स, उसकी पीरियोडिसिटी जो लेटेस्ट के साथ होगी, यू के एक्स आ जाएगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस टू ए, क्योंकि हर एक के बीच में दूरी ए है ना, तो टोटल फिर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एल तक जाएगा। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था कि एल बराबर है एन ए के, तो ये एन ए की जगह आप एल लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू यू के एक्स की है वही वैल्यू यू के एक्स प्लस एल की होगी, तो ये तो कट जाएगा। बाकी पीछे क्या बच गया? ई की पावर योटा के एक्स और ई की पावर योटा के एक्स प्लस एल। अगर मैं इस दोनों को अलग अलग कर दूं, यानी ई की पावर योटा के एक्स और ई की पावर योटा के एक्स एल लिख दूं, तो ये बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तभी बराबर होंगे अगर ई की पावर योटा के एल की वैल्यू मैं क्या मानूं? वन मानूं। वन कब आ सकती है इसकी वैल्यू? तो जब मुझे के क्या रखना पड़ेगा? टू पाई बाई ए, और ए की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं एल बाई एन, तो टू पाई एन बाई एल वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे। तो एन की वैल्यू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू आप चलेंगे तो आप बिल आखिर यहां से एन की वैल्यू निकाल पाएंगे के एल ओवर टू पाई। अब जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन या स्टेट्स है इस इंटरवल डी के इंटरवल के अंदर, तो वो आप देखेंगे तो डी एन बराबर आ जाएगा एल ओवर टू पाई डी के। अब फर्स्ट ब्रिलियन जोन में हम देखते हैं, या किसी ब्रिलियन जोन में तय कर लेते हैं कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होने वाली हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन उठा लोगे इस टूल के। आपको पता है फर्स्ट बाउंड्री ब्रिलियन जोन की जो लिमिट है माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए तक है, वो वैल्यू लगा दी, वो वैल्यू प्लेस की, तो एल ओवर ए आ गया। ये तो वही आ गया जो हमने पढ़ा था कि भाई एल बराबर होता है एन ए के। इसका मतलब ये हुआ नंबर एन क्या है? नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल इन वन डायमेंशनल लेटस। तो नतीजा क्या निकला कि क्रिस्टल के अंदर जितने प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगे उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी फर्स्ट ब्रिलियन जोन में। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बात थी, तो आप इस बात को साबित कर सकते हो तमाम ब्रिलियन जोन के लिए। यानी कि जितनी उस ब्रिलियन जोन में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं आनी होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेंगी? जितने वहां पे प्रिमिटिव सेल हैं यूनिट सेल के। तो इसका मतलब कि आप किसी भी लिमिट, किसी भी जोन की लिमिट अप्लाई कर दो तो आपकी उतनी नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी जितनी वहां पे प्रिमिटिव सेल की तादाद होगी। तो इन जनरल आप क्या समझ सकते हो कि हर ब्रिलियन जोन में जो क्रिस्टलाइन लेटेस्ट में होगा इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी। ठीक है, और आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हो नंबर ऑफ स्टेट जो ब्रिलियन जोन में है वो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल इन क्रिस्टल्स है। ये वन डायमेंशन में भी साबित हो जाता है, टू डायमेंशन में भी साबित हो जाता है, थ्री डायमेंशन में भी ये बात साबित हो जाती है। अब इससे आगे चलते हैं कि अगर हम कहें कि अगर आपके पास पॉलिक्स ट्रिनियन प्रिंसिपल के तहत दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी स्टेट में, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ब्रिलियन जोन में कितने हो जाएंगे? 2n।
ठीक है ना, डबल होगी। तो अब दो एन एक बैंड के अंदर अगर हो तो हम कहेंगे बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन इस बैंड के कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये एक नतीजा था जो आगे चल के हमने डिस्कस करना है, तो इस सारे को मैंने ड्राइव करके समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या स्टेट्स की बात करते हैं फैक्ट्री किस लिमिट के अंदर, प्लस के और माइनस के अंदर। लेट से एफ के एक फैक्टर मैं तय करता हूं जो कि मुझे क्या बताएगा, डिग्री ऑफ फ्रीनेस। तो एनर्जी स्टेट की होगी वेव वेक्टर के में 3 डायमेंशन में, एफ के बराबर आ जाएगा रेगुलर मास डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास का टूल मैंने ये नीचे लिख दिया है। अब इसको नीचे वाले फैक्टर को ऊपर उठा के लिखा जा सकता है, m ओवर एच कट स्क्वायर डी ई स्क्वायर ओवर डी के स्क्वायर। तो अब हम कहेंगे जो एनर्जी बैंड है वो पार्शियली फील्ड है इलेक्ट्रॉन का अप टू वेव वेक्टर k1, और इसमें जो नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन है n ही हम उसकी तादाद कर लेते हैं जो पार्शियली फ्री है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस बैंड में होंगे वो n फ्री आ जाएगा, वो जो डिग्री ऑफ फ्रीनेस इनटू n के डी के। बात समझ आ गई। एन के क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस वेव वेक्टर स्टेट के अंदर होगी, के स्पेस के अंदर पर यूनिट लेंथ जो अगर हम देखें तो एन के बराबर आ जाएगा एल ओवर 2 पाई। तो नंबर ऑफ के स्टेट जो इस जगह पे लाई करेंगी, आप इस तस्वीर से मुनासिब समझ सकेंगे कि के प्लस डी के अंदर आप इसकी वैल्यू लगा दोगे एन के डी के, तो 2 टाइम आपके पास चूंकि 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो एल ओवर 2 पाई डी के, एल ये 2 से काट जाएगा, एल ओवर पाई डी के आ जाएगा। तो अब आपके पास एन के डी के की वैल्यू भी है और आपके पास एफ के की वैल्यू भी है। वो दोनों वैल्यूज लगा दी, यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। आपने माइनस के से प्लस के की लिमिट रखी थी तो 0 से के करके किया तो 2 बाहर आ गया। तो अब क्योंकि इंटीग्रल आपका इवन है, तो अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास डीई ओवर डी के 1 के तौर पे आ जाता है। अब आप देख सकते हैं, यहां से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई के। तो आपके पास जो टॉप मोस्ट फील्ड स्टेट ऑफ द बैंड आएगी, यानी उसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब यहां से नतीजे क्या निकले, नतीजे बड़े इसमें से जो इससे पूरी बेस करेगी बात के कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कंप्लीटली फील्ड या एम्प्टी बैंड में जब डीई और डी के वैनिश हो जाएगा टॉप ऑफ द या बॉटम ऑफ द बैंड पे। यानी यहां पे आप देखोगे तो आपके पास इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, या बॉटम पे आप देखोगे तो 0 हो जाएगा। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सॉलिड है उसमें एनर्जी बैंड कंप्लीटली फील्ड होंगे या दूसरे कंप्लीटली एम्प्टी होंगे। तो जो टॉप मोस्ट फील्ड बैंड होगा उसे हम वेलेंस बैंड कहेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो नेक्स्ट हायर बैंड होगा यानी वेलेंस बैंड से भी ऊपर, तो हम उसे कहेंगे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो आमतौर पर इसे कंडक्शन बैंड कह देंगे। तो सॉलिड के अंदर जो वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में दूरी होती है उसे हम एनर्जी गैप के तौर पे देखते हैं ईजी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कहूं तस्वीर से समझ आए तो दो इक्विवेलेंट हम इस तरह से बुक्स में बनी होती है, दोनों मैंने बना दी कन्वीनियंस के लिहाज से, आप जैसे मर्जी समझ लें। तो आप देख सकते हो अब इस तस्वीर के अंदर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ई के आपके पास एनर्जी है, पीरियोडिक पैराबोला आपको बैंड दिखाए गए हैं जो फंक्शन है के लिहाज से वेरी कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम वेलेंस बैंड ऊपर वाला यहाँ पे वेलेंस बैंड आपको देख रहे हैं, और जो मिनिमम कंडक्शन बैंड अकर करेगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ के पे, यानी के की मुख्तलिफ वैल्यू पे आपकी मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी। तो अब अगर आप फिग बी यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बैंड, यानी ये भी बैंड दिखा रहा है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड दिखा रहा है, मगर ये पोजीशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैक्सिमम और मिनिमम बैंड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ब्रिलियंट जोन के रिस्पेक्ट से। ये जर्नल एक तरह से कह लो फिग बन जाती है। तो जो सिचुएशन इस वक्त दिखाई गई है ए तस्वीर में, ये 0 केल्विन पे है। जैसे ही फाइनाइट टेम्परेचर आएगा कुछ इलेक्ट्रॉन जो वेलेंस बैंड में वो एक्साइटेड हो जाएंगे, वहां से जाएंगे किसमें, कंडक्शन में। ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो आपका ये गैप ई जी जो आप देख रहे हो वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जंप नहीं कर पाता वेलेंस से कंडक्शन में तो वो 0 कंडक्टिविटी को शो करेगा। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या नाम दे देंगे, इंसुलेटर का नाम दे देंगे। और अगर आपके पास एनर्जी गैप छोटा है, कम वैल्यू वाला है, यानी थर्मल एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाते हैं किससे, वेलेंस से कंडक्शन के अंदर, तो हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्वांटिटेटिव वन का फर्क है, मिकदार का फर्क है, जो बैंड का फर्क है, कि जो एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर्स में कम है इंसुलेटर में ज्यादा है। तो हकीकतन जैसे मैंने लिखा कि 0 केल्विन पे तमाम सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं।
ठीक होगी, ये तो एक नतीजा था। अब दूसरा नतीजा क्या निकलता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाते हैं जब आप इसका डिफरेंशियल मैक्सिमम देखते हो। मतलब कि आपके पास बैंड फिल्ड हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सेशन। इन्फ्लेक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको फिग में मैं समझाऊं, ये वाला, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं यहां तक, यानी ये मैक्सिमम फिल हो चुका है यहां तक, ये चीज है, ये जो जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे के की वैल्यू के साथ, तो एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेंगे जो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सेशन तक जाएगी, यानी इस जगह तक आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हम कहेंगे सॉलिड जो है पार्शली फिल्ड बैंड है जो मेटालिक कैरेक्टर रखेगा। अच्छा, अब होता है कुछ सॉलिड्स के अंदर, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट में और आपके पास सेम पार्शली फिल्ड बैंड के अंदर रहते हैं। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड के अंदर ही वो हाई स्टेट में चला गया है। तो आपके पास जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, तो वैलेंस बैंड हाफ फिल्ड होता है जैसे आप इस केस में देख रहे हैं, तो वो अपने ही बैंड के अंदर एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है, जैसे आप इस तस्वीर में भी समझ सकते हैं। ठीक है, मगर कुछ ऐसे हैं जैसे आपके पास जो अच्छे कंडक्टर जिनमें कहते हैं तो एनर्जी बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, मगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है बगैर किसी मुश्किल के, तो वो आराम से वैलेंस से कंडक्शन में जा सकता है। तो हम कहेंगे मामूली सी एनर्जी मिली, वो वैलेंस से जल के किस में चला गया, कंडक्शन में चला गया। तो आप कहोगे कि कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज भी करती है, यानी मेटल में डिक्रीज करती है और सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करती है। मेटल में तो कोलिजन ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जिससे वो कम हो जाती है। आप इसी सारे कंसेप्ट को इस तौर पे भी देख सकते हो कि इंसुलेटर में आपके पास लोअर बैंड वो फिल्ड है, हायर बैंड आपका सारा एम्प्टी है, जबकि मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर देखते हो पार्शियली ऑक्यूपाइड है। और जो आपकी सेमीकंडक्टर वाला केस है उसमें आप देख सकते हैं कि वो जंप करके जा सकता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।